हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं 5वें एपिसोड के साथ। अनया जो है वॉशरूम से जब बाहर आती है, प्रिया वहीं पर थी। प्रिया उसको देखती है, कहती है तू ठीक है। अनया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। ओके चलो नीचे, दादी माँ चली गई है, नीचे चलते हैं। तो अनया जो है प्रिया के साथ नीचे आती है। नीचे आने के बाद देखती है कि पूरी फैमिली, उसके पापा, दादाजी, सभी लोग साथ में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। उसके पापा के चेहरे पर थोड़े से होते ना सीरियस एक्सप्रेशन थे। वो काफ़ी सीरियस थे। जब वो अनया को देखते हैं तो और भी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। अनया समझ जाती है कुछ तो बात है जो पापा शायद कहना भी चाहते हैं और नहीं भी। वो अपने पापा के पास जाती है, उनके बगल में बैठती है और कहती है क्या हुआ पापा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। उसके पापा काफ़ी होता नहीं है, किसी चीज़ को बताने से पहले सोचते हैं बताएं या नहीं बताएं। वही चीज़ थी, हिचकिचाहट। बेटा वो कहना तो है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ। तो अनाया कहती है पापा क्या उस लड़की के बारे में। उसके पापा जब ये सुनते हैं ना थोड़ा सा चौंक जाते हैं, उनकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है। अनाया समझ जाती है कि वो उसी के बारे में है। तो उसके पापा से कहती है अपने कि पापा जो भी बात है आप मुझे क्लियर बता दो, ठीक है, और ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला था मैं किसी के साथ किसी भी तरह से कोई फोर्स नहीं करूँगी और ना ही किसी भी तरह से वो अगर खुद मेरी लाइफ में आने के लिए तैयार होगी तो ही। उसके पापा उसकी बातों को समझते हुए उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहते हैं बेटा उसके बारे में पता चल गई है, लेकिन क्या पापा। बेटा कुछ दिन पहले ही उसकी सगाई हुई है। जब ये सुनती है ना अनाया के होता है ना, उसके पापा के हाथों से अनाया के हाथ छूट जाती है और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में नमी भी आ जाती है। हालांकि वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उसकी आंखों से बाहर आ जाए, लेकिन फिर भी आंखों में नमी तो आ चुकी थी। उसके पापा उसकी आंखों को देखते हैं, चमकते आंखों को, जिसके आंसू सीधे सीधे चमक रहे थे। वहीं पे उसके माँ, दादाजी, दादी सब बैठे हुए थे, सभी परेशान थे अपनी बेटी के लिए। प्रिया जब ये सुनती है तो वो भी शॉक हो जाती है, लो लग गई, अब क्या होगा। ये तो सपने में उसको दूर जाता देखकर इसकी ये हालत हो गई, अब तो वो सच में वो लड़की किसी और की हो चुकी है। प्रिया के मन में ये सारी चीज़ें चल रही थी। अनाया जब ये सुनती है तो वो बहुत बहुत अंदर से ज़्यादा, जैसे मानो उसको काफ़ी दर्द होता है उसके दिल में, लेकिन फिर भी अपने दर्द को छुपाते हुए अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल लाते हुए कहती है कोई बात नहीं पापा, क्या हो गया, उसकी सगाई हो गई है, ठीक है कोई बात नहीं, शायद वो मेरे भाग्य में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं पापा, आप चिंता मत कीजिए। दादी माँ कहती है पर बेटा दादी मैंने पहले ही बोला था मैं किसी भी तरह से कोई भी फोर्स यूज़ नहीं करूँगी। तो दादाजी कहते हैं बेटा अगर तुम चाहती हो उसे तो हम किसी भी हाल में तुम्हें उसे सौंप देंगे, तुम उसके साथ पूरी जीवन बिताना। अनया कहती है नहीं दादाजी बिल्कुल भी नहीं, वो एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ, और फोर्स बिल्कुल भी नहीं। मैंने सोचा था कि अगर वो मेरी लाइफ में आएगी तो मैं पूरी जीवन उसके साथ बिताऊंगी, खुशी खुशी उसको हमेशा खुश रहूँगी, लेकिन वो अब किसी और की हो गई है, मंगेतर ही सही मर है ना। हाँ उसके पापा कहते हैं हाँ 1.5 महीने बाद शादी है, 1.5 महीने। देखा दादाजी वो ऑलरेडी किसी की हो गई है, कोई बात नहीं दादाजी। वैसे भी कई इंसान, हज़ारों इंसान एक दूसरे से मिलते रहते हैं, ज़रूरी तो नहीं है ना उनमें से कोई एक हमेशा के लिए हमारा हो जाए। कई लोगों ने पहली नज़र का प्यार या पहला प्यार खोया है, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ, कोई बात नहीं। वो अपनी दादी की तरफ देखते हुए कहती दादी माँ आप जो चाहे वो कर सकती हैं, मैं जिससे आप बोलोगे मैं उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, डोंट वरी मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो कमरे की तरफ जाने लगती है, तभी उसकी माँ जो है उसको रोकते हुए कहती है बेटा। अनाया पीछे मुड़ती है हाँ माँ। अब तक अनाया की आंखों से वो आंसू लुढ़क चुके थे उसके गालों तक। अनाया की माँ उसके पास जाती हैं, कहती हैं बेटा
अभी तक सगाई हुई है, शादी तो नहीं हुई है ना। आप जाओ, कोशिश करो, शायद आप उसके दिल जीत सको। अनया कहती है माँ ये ठीक नहीं है। और रही बात उसको देखने की, मैं जाऊंगी माँ, मैं एक बार ज़रूर उसको देखना चाहती हूँ, जी भर के देखना चाहती हूँ, आखिरी बारी सही, मैं जाऊंगी, लेकिन उसको पाने के लिए नहीं, बस उसको देखने के लिए और ये जानने के लिए कि वो जिससे सगाई की है, जिससे वो शादी करने वाली है, वो इंसान सही है या नहीं है। अगर वो इंसान सही नहीं हुआ तो माँ मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी। अगर वो इंसान सही है तो मैं खुद उसकी शादी में जाऊंगी। मैं देखना चाहूँगी कि वो इंसान कैसा है, उसका परिवार कैसा है, वो क्या करता है। भले ही मेरी मोहब्बत मुझे ना मिले, लेकिन वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, हमेशा खुश रहे। उसकी माँ जब ये सुनती है ना, अपनी बेटी पर पता नहीं अभी ये कह सकते हैं कि एक कोशिश भी नहीं करना चाहती वो अपने प्यार को पाने की। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्यार में ऐसा ही होता है। जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना, अपनी मोहब्बत को खुश देखते हुए वो हमेशा खुश रहता है। ज़रूरी नहीं है कि अपनी मोहब्बत जिससे आप प्यार करो हमेशा उसको पालो किसी भी हाल में, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कोशिश किया जा सकता है, हो सकता है कोशिश करने से कभी कभी, वो कहते हैं ना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म आपका अपना कीजिए, अगर ऊपर वाला आपके कर्म को देखते हुए खुश हो जाए तो आपको अपने मन मुताबिक फल मिल ही जाता है। लेकिन ज़बरदस्ती किसी से किसी चीज़ के लिए फोर्स करना ये सही नहीं है। कितना भी मोहब्बत हो, प्यार हो, वो अपनी जगह है। आपने सामने वाले को खुश देखकर जो खुशी मिलती है ना, वो एक अलग ही लेवल की होती है। अनाया अपनी माँ को बहुत अच्छे से समझाती है। अनाया की माँ भी समझती है, उसकी सीट पे हाथ रखते हुए कहती है बेटा आप हमारी घर की बेटी हो, हमारी बेटी हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मुझे इस बात पे ना, इस चीज़ पे बहुत बहुत ज़्यादा गर्व है। मैं ऊपर वाले से लाखों बार धन्यवाद करूं तो भी कमी पड़ जाएगी। मेरी बेटी दुनिया में सबसे बेहतर है। ये कहते हुए उनकी माँ जो है अनाया को गले लगाती हैं और कहती हैं बेटा कब जाना है। अनाया कहती है माँ अगर आप सब बोलो तो क्या मैं 1-2 दिन में निकल सकती हूँ। मैं वैसे पापा बोलो कहाँ के रहने वाले हैं। तो उसके पापा बताते हैं बेटा तुम सही थी, वो बनारस के ही रहने वाले हैं और उसके पिता जो हैं गवर्नमेंट जॉब में है, वो भी एक स्कूल टीचर है, पढ़ाती है। अच्छा स्कूल टीचर, हाँ। और उनका अपना घर है। उनके घर में बस एक उसकी छोटी बहन, उसके माता पिता। अभी कुछ समय पहले उसके दादाजी एक्सपायर किए हैं, तो बस इतना ही लोग हैं। रिलेशन भी है बनारस में, उसके कई और भी रिलेशन हैं, लेकिन बहुत कम ही चलते हैं। जैसे होता नहीं है बस शादी ब्याह हो या फिर अच्छे चीज़ों में, लेकिन नॉर्मली उतना नहीं चलता है। अच्छा, और जिससे उसकी सगाई हुई उसके बारे में पता चला वो लोग कैसे हैं कैसे नहीं, तो उसके पापा बोलते हैं नहीं मैंने इस बारे में तो पता नहीं करवाया। अच्छा ठीक है पापा कोई बात नहीं, इससे आगे मैं खुद देख लूँगी, आप बस एड्रेस मुझे बता देना। तो सच में जाना है? हाँ पापा मैं बस ज़्यादा नहीं जाऊँगी, बस उसको देखने के लिए और बस ये जानने के लिए वो जिसकी लाइफ में जा रही है वो सही इंसान है कि नहीं, बस। ठीक है बेटा जैसा तुम्हें ठीक लगे। माँ बाप सपोर्टिंग तो है, ऐसे माँ बाप मिलना भी मुश्किल है, फैमिली। खैर अपनी बेटी की खुशी के लिए, अपनी पोती की खुशी के लिए परिवार वाले मान जाते हैं। प्रिया भी तैयार थे। अब अनाया जाएगी और प्रिया नहीं जाएगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तभी दादी माँ कहती हैं बेटा तुम अकेले नहीं जाओगी। अनाया कहती है दादी माँ मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ, ये है ना, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। प्रिया कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, पूरी ज़िंदगी तुम्हारा पीछा करती रहूँगी, तुम चाहकर भी मुझसे भाग नहीं सकती। अच्छा ठीक है फिर। तो दादी माँ कहती हैं हाँ तो ये तो जा रही है लेकिन साथ में रिया भी जाएगी। रिया? प्रिया थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहती है दादी उस रिया को क्यों भेज रहे हो हमारे साथ। दादी माँ कहती हैं प्रिया
वो अनया की बॉडीगार्ड है, उसको तो जाना ही होगा ना। हमारी बच्ची पहली बार अकेले जा रही है कहीं। दादी माँ मैं हूँ ना। दादी माँ कहती हैं हाँ तुम तो हो, लेकिन रिया भी जाएगी तुम लोग के साथ। और वैसे भी और बॉडीगार्ड मैं भेजना चाहूँ तो अनया तो लेगी नहीं, तो रिया जाएगी तुम्हारे साथ। और तुम्हें रिया से इतनी क्यों प्रॉब्लम है? तो प्रिया कहती है दादी माँ मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो किस तरह से रहती है मुझे इससे प्रॉब्लम है। वो एकदम खड़ूस सा चेहरा लेकर घूमती रहती है। खड़ूस? हाँ दादी माँ, कोई भी आता जाता इंसान उसको देख कर मानो डर सा जाएगा, इस तरह से बिहेव करती है। नॉर्मल तो रहना चाहिए ना दादी माँ। बॉडीगार्ड है ठीक है, बॉडीगार्ड है, लेकिन लड़की भी तो है ना। जहाँ ज़रूरत हो गार्डिंग की वहाँ पे बॉडीगार्ड बन जाए और नॉर्मली हमारे दोस्तों की तरह रहे तो कितना अच्छा रहेगा। तो दादी माँ कहती है ठीक है मैं समझा दूँगी। अनाया कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप सुनती है कि रिया जाने वाली है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो चली जाती है कमरे में। प्रिया अपनी दादी से ये सारी चीज़ें बोल रही थी, फिर वो भी पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है। दादी माँ जो है उनको जाता देख कहती हैं ये प्रिया जो है ना कभी नहीं सुधरने वाली। अनाया की माँ हंसते हुए कहती हैं कोई बात नहीं माँ जी, बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ थोड़ी सी अनाया के लिए ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है। हाँ ये बात तो सही है, दादी माँ ने बोला। अनाया के पापा और दादाजी एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं ठीक है ये बॉडीगार्ड लेकर नहीं जाएगी, लेकिन इसकी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। दादाजी बोलते हैं तो पापा बोलते हैं जी जी पापा मैंने पहले ही सब कुछ कर दिया है, मुझे पता था कि ये मानेगी नहीं, ये जाएगी। तो दादाजी बोलते हैं क्या किया तुमने? मैंने उनके घर के बगल में, यानी कि आकृति के घर के जस्ट बगल में सामने, मैंने उसके लिए एक घर खरीद दिया है। वो वहीं पे रहेगी जितना दिन रहेगी, और साथ ही मैंने वहाँ पे जो सर्वेंट रखा है ना वो हमारे ही आदमी है, सर्वेंट भी। और मैंने उसके लिए शेफ भी रख दिया है, वो भी हमारा ही आदमी है। वॉचमैन भी है, वो भी हमारा ही आदमी है। मतलब उसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। उसके जाने अनजाने जो भी हो सीक्रेट वे में मैंने सारे इंतज़ाम कर दिए हैं। वहाँ पे गाड़ी वगैरह का भी इंतज़ाम हो गया है और वो जाएगी आराम से, कुछ दिन रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दादी माँ कहती हैं क्या हम नहीं जा सकते? तो दादाजी कहते हैं नहीं हम अभी नहीं जा सकते, अभी हमें कुछ काम है, अगर जाना भी होगा तो हम कुछ दिन बाद चलेंगे, कुछ दिन रह कर आएंगे बनारस से, थोड़े और घूम लेंगे। तो दादी माँ खुश हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है फिर चलो, फिर हम भी तैयारी करते हैं। अरे भाग्यवान, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा इंतज़ार कर लो, पहले बच्चे को जाने दो, ठीक है हम कुछ दिन बाद जाएंगे। तो दादी माँ कहती हैं मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम उस लड़की की शादी में चलें? तो अनाया की माँ कहती है माँ जी आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ क्यों नहीं, अगर हम भी तो देखें कि हमारे पोती ने किसे पसंद किया था, भले ही वो किसी और की होने वाली है, लेकिन हम देख तो सकते हैं ना। तो अनाया की माँ कहती है हाँ ये तो हम कर सकते हैं। तो ठीक है फिर देखते हैं, चलेंगे शादी में। तो दादी भी थोड़ी खुश भी होती हैं और उदास भी। अनाया की माँ कहती है माँ जी आप ऐसे उदास मत रहिए, शायद वो लड़की हमारे बेटी के भाग्य में थी ही नहीं। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन जब नहीं थी भाग्य में तो ऊपर वाला ने क्यों नहीं मिलवाया दोनों को? मेरे पोती की, मेरी बच्ची की चेहरे पर ये उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही है। अनया के पापा कहते माँ आप चिंता मत कीजिए, संभल जाएगी, बच्ची है अभी। अगर आप लोग ज़िद नहीं करते तो इतनी जल्दी इसकी शादी की भी कोई जल्दी नहीं थी मुझे। दादाजी कहते हैं बेटा जो कर रहे हैं हम उसी के लिए कर रहे हैं। जी जी पापा। ये बोलते हैं पापा भी जो हैं, अनया के पापा चले जाते हैं अपने रूम में, और दादाजी दादी माँ से कहते हैं ठीक है तुम इसके लिए जो सोचा है उस पर ध्यान दो, समय नहीं है हमारे पास, और जो करना है जल्दी करो, क्योंकि शादी में भी सारी तैयारियाँ करने में भी टाइम लगती है। तो दादी माँ ने कहा नहीं इसकी शादी सीक्रेटली होगी, कोई नहीं, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। गुरुजी ने बोला था कि इनकी शादी जो है सीक्रेट वे में कराई जाए, उसके बाद कुछ और पूजे पाठ होंगे, और लगभग जब तक ये अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती हम इसे पब्लिक नहीं करेंगे। ये अनया ने बोला था शादी तो होगी लेकिन सीक्रेट होगी, और पब्लिकली जब वो अपने पैरों पे पूरी तरह से खड़ी हो जाएगी
ताकि वो समाज में और समाज के बीच में अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस करा सके, या उसका पार्टनर सही होना चाहिए। एक होता नहीं है किसी के बारे में जब तक आप पूरी तरह से जान ना लो, उसे दुनिया वालों के सामने नहीं लाना चाहिए। बस यही दादी माँ का और अनाया का सोच दोनों का था, जिससे भी शादी होगी अनाया का। अब वो लड़का होगा या लड़की वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक स्पेशल कुंडली होनी चाहिए जो अनाया की कुंडली को चारों तरफ से घेर ले और उसकी जान की रक्षा हो सके, या ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ पंडित ने जो था गुरु वही बताया था। दादाजी भी उस गुरु को बहुत मानते थे, क्योंकि उनका परिवार के होता नहीं है कि खानदानी जो चलते हैं ना गुरु, वही थे। उसके बाद जो है सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर सारी तैयारियाँ हो जाती हैं। अनाया तो जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि कम से कम भले ही वो मेरी ना हो सके, लेकिन मैं उसे जी भर के देख तो लूँगी। यही सोचते उसके दिमाग में भी कुछ चीज़ें चल रही थी। उससे पहले ही उसके पापा ने सारी चीज़ें कर दिया था, लेकिन हालांकि अभी तक अनाया को ये चीज़ पता नहीं था। वो अपना बैग वगैरह पैक करती है, प्रिया उसके कमरे में आती है, उसको बैग पैक करते हुए देखती है तो कहती है कब जा रही हो? तो अनाया कहती है हम कल ही जाएंगे। कल ही? यार तब तो मुझे भी पैक करनी है। और कॉलेज? कॉलेज कोई बात नहीं, हमें मिल जाएगी। कॉलेज नहीं जाने से भी हो जाएगा, हमारे दोस्त है ना। प्रिया कहती है वो तो ठीक है, और रिया भी जा रही है तो हाँ। तो अनाया जो अपना मोबाइल निकालती है और मैसेज करती है रिया को। रिया जब ये मैसेज जो है जहाँ पर रिया थी वो मैसेज का जवाब देती है, और उसके बाद जो है वो दोनों पैकिंग में लग जाते हैं। प्रिया भी अपने कमरे में जाती है, पैकिंग वगैरह कर लेती है। उसके बाद जो है अनाया दादी माँ के कमरे में जाती है और कहती है दादी, हाँ हाँ बेटा, दादी मैं कल ही जा रही। कल ही? इतनी जल्दी? हाँ दादी, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन वहाँ पर रह कर उसके बाद मैं आऊँगी। तो दादी माँ कहती है ठीक है कोई बात नहीं। दादी माँ सर्वेंट को बुलाकर कुछ चीज़ें बताती हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं बच्चों को बना कर दी जाती है, वो सारी चीज़ें तैयारियाँ करवाना स्टार्ट कर चुकी थी। सब कुछ जो है साथ में लोग रात में डिनर वगैरह करते हैं, अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाकर सभी आराम करने चले जाते हैं, लेकिन अनाया को नींद कहाँ आने वाली थी। अब उसकी आंखों के सामने वो तस्वीर, वो चेहरा, वो स्माइल करता हुआ, वो ब्राउन आँखें, वो सब कुछ, और पापा की कही हुई बात कि उसकी सगाई हो चुकी है। ये सारी चीज़ें जो है उसके दिमाग में घूम रही थी। कहीं ना कहीं उसके दिल में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द को खुद तक ही रखना चाहती थी। वो खुद को समझाते हुए कहती अनाया संभल जा, वो अब तुम्हारी नहीं हो सकती, वो किसी और की हो गई है, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। कम से कम उसे एक नज़र जी भर के देख तो लूँगी। यही सब सोचते हुए पूरी रात निकल जाती है, पूरी रात। इन्हीं बीच में अनाया जब उसको नींद नहीं आती है तो उठकर स्केच बनाना स्टार्ट कर देती है, और वो किसी और की नहीं आकृति की ही होती है, और उसकी आंखों को बड़ी ही बारीकी के साथ बेहद ही खूबसूरती से उसने बनाया था। उन आंखों को देखते हुए कहती है काश काश की इन आँखों में मेरा चेहरा होता, काश कि ये चेहरा जीवन भर के लिए मेरी आंखों के सामने होता। ये सारी चीज़ें जो है खुद में ही बोले जा रही थी और स्केच बनाई जा रही थी। सुबह हो जाती है, सुबह में सारी चीज़ें, सारी तैयारियां हो रही थी, नहा धोआ कर जो भी होती है रेडी वगैरह होकर अपना सामान लेकर नीचे आती है। सब साथ में जो है नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद उसके पापा जो थे, अनाया के पापा, उसको लेकर प्रिया के साथ निकल जाते हैं दोनों जो है स्टेशन पे जाते हैं, और वहीं पर रिया जो थी वेट कर रही थी, एक ब्लैक जीन्स और वाइट टी शर्ट और ब्लैक जैकेट के साथ, आंखों पे काला चश्मा लगाए एक लड़की स्टेशन पे वेट कर रही थी। उसके हाथ में एक ट्रॉली बैग था। दोनों जो है तीनों, उसके पापा भी साथ में जाते हैं, उस लड़की के पास जाते हैं, हाय हेलो होता है, और अनाया रिया को देखती है और कहती है नॉर्मल बिहेव करना है, और वहाँ पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, ठीक है, हम फ्रेंड्स हैं।
रिया भी हाँ में सिर हिलाती है। हालांकि रिया ज़्यादा बोलती नहीं है, वो बिल्कुल एक होता नहीं है कि साइलेंट रहना, मतलब चुप रहना ज़्यादा वो पसंद करती थी। जितना ज़रूरत हो उतना ही जवाब देती थी या उतना ही बोलती थी, उससे ज़्यादा नहीं। और यही चीज़ जो है प्रिया को खटकती थी, उसको पसंद नहीं है। एकदम चुप रहेगी, कुछ भी बोलती रहो, कुछ भी बोलती रहो। प्रिया तो उतनी बातूनी लड़की है, उसको बोलना ज़्यादा पसंद है। और ये थी रिया, वो बोलती ही नहीं थी। प्रिया कितनी भी बोले, कितनी भी पूछे कोई चीज़, कितनी भी जवाब मांगे, लेकिन रिया बोलने से रही, वो बोलती ही नहीं है, चुपचाप रहेगी। वो 10 सवाल करेगी तो उसका एक जवाब मिलेगा, वो भी कोडली। ना ही वो शांत में ना गुस्से में जवाब मिलता है बस। इस चीज़ प्रिया को पसंद नहीं आता। प्रिया जब देखती है रिया को ना, वो चिढ़ जाती है। चिढ़ते हुए कहती है, आ गई बोरिंग इंसान। रिया ये सुनती है लेकिन कुछ नहीं कहती। तभी जो है ट्रेन आने की अनाउंसमेंट होती है। उसके पापा अनया को प्यार से हक करते हैं और कहते हैं, बेटा अपना ध्यान रखना, और हाँ ये है एक देते हैं एड्रेस, यहाँ पे चली जाना, ठीक है। यहाँ से कुछ लोग आएंगे, स्टेशन पर आएंगे, गाड़ी भी आएगी, तो वहाँ बैठना और तुम्हें वहाँ घर तक लेकर जाएंगे। और हाँ, उसके पापा उसके गालों पे हाथ रखते हैं और प्यार से कहते हैं, बेटा उसी घर में जाना, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। पापा, हाँ बेटा सरप्राइज़, आप जाओ। उसके बाद अनया कुछ नहीं कहती, अपने पापा को गले लगती है और कहती है, पापा थैंक यू सो मच। क्यों पापा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए। अनया के पापा उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, कहते हैं, बेटा आपकी खुशी के लिए तो कुछ भी, ये तो कुछ नहीं है। वो तो आप हो कि आप किसी भी तरह का फोर्स यूज़ नहीं करना चाहते, नहीं तो वो लड़की सिर्फ आपकी होती। नहीं पापा, खुशियाँ छीनने से नहीं मिलती, उसके लिए प्यार से पाना पड़ता है, और मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है पापा प्यार से पाने का। वो तो ऑलरेडी किसी और की मंगेतर हो चुकी है, कुछ दिन में शादी भी हो जाएगी। बेटा शादी हो जाएगी में और होने में, हो गई में फ़र्क है। शादी अभी हुई नहीं है, आप चाहो तो थोड़ी कोशिश कर सकते हो, शायद वो आपकी हो जाए। अनया कहती है, पापा चाहती तो मैं हूँ, देखते हैं क्या होता है। उसके पापा उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, कहते हैं, गुड, हार नहीं मानना है, भले ही आप फोर्स यूज़ ना करो, लेकिन अपने प्यार को पाने की एक कोशिश तो कर ही सकते हो ना। जी पापा, मैं करना चाहती हूँ, मेरा प्यारा बच्चा। उसके पापा गले लगाते हैं और कहते हैं, जाओ ट्रेन आ गई, और हाँ ये टिकट है, अपने पास रखना, ठीक है। और हाँ, मैंने क्यूब बुक कर दिया, उनके लिए क्यूब बुक कर दिया गया था, और ये था कपल क्यूब। उसके पापा ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कपल क्यूब जो है बुक किया था। हालांकि 3 लड़कियां थीं, लेकिन उसी में एडजस्ट करना था। कपल क्यूब में बस 2 ही सीटें होती हैं, लेकिन हाँ सीटें थोड़ी बड़ी होती हैं, आराम से एक सीट पे 2 लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बस ऐसे। फिर भी अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया था। हालांकि वो 4 सीटों वाली कर सकते थे, लेकिन खुद को नॉर्मल भी तो दिखाना था ना, इसीलिए तीनों जो है ट्रेन में चढ़ती हैं, अपने क्यूब में जाती हैं। वहाँ जाकर 2 सीटें देखती है तो प्रिया भड़क जाती है और कहती है, यार अनया ये 2 सीटें हम लोग कैसे मतलब एडजस्ट करेंगे। तो अनया कहती है, कोई बात नहीं, तुम दोनों एक सीट पे हो जाना, मैं अकेले। अनया जब ये बोलती है ना, प्रिया कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं इस नकचड़ी के साथ नहीं रहूँगी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता ही नहीं चलता इसके अंदर ज़ुबान है भी या नहीं। एक तो बोलती है ना, इतना कड़वा बोलती है, और पहले तो बोलती भी नहीं है, और जब बोलेगी तो इतना गुस्सा आता है मुझे। रिया फिर से उसको इग्नोर कर देती है, इस तरह से इग्नोर करती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है, या फिर प्रिया है ही नहीं, फुल ऑन इग्नोर। अनया उन दोनों को देखती है और कुछ नहीं कहती, चुपचाप जाती है, अपना बैग साइड में रखती है और विंडो के पास जो है बैठ जाती है। रिया भी अपना बैग जो है सीट के नीचे जो है अच्छे से रखती है। रखने के बाद अपना वो जैकेट जो था, ब्लैक जैकेट, उसको निकालती है, निकाल कर ऊपर वाले सीट पे रखती है, और रखने के बाद अपने जूता रिमूव करके साइड में रखती है। उसके बाद जो है वो चढ़ जाती है ऊपर सीट पर।
प्रिया तो दोनों को देखते रह जाती है, एक विंडो पकड़ लिया और एक ऊपर चढ़ी, ये नहीं बची वो। उसको काफ़ी चिढ़ महसूस हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो अपना बैग साइड में रखती है। रखने के बाद और अनाया के बगल में बैठ जाती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अनाया उसको देखती है लेकिन इग्नोर कर देती है। इसी तरह करीबन कुछ घंटों के सफ़र के बाद जो है वो लोग आखिरकार बनारस पहुंच ही जाते हैं। बनारस, शिव की नगरी, एक बार फिर से। क्या ऊपर वाले ने सच में इन दोनों को दूर करने के लिए यहाँ बुलाया है? क्या होगा आगे? क्या अनाया अपनी मोहब्बत को पालेगी? क्या उसका दिल जीत पाएगी? क्या ये शादी रुकेगी या ये शादी होगी? क्या आकृति अनाया को देख पाएगी एक बार फिर से? क्या उसकी वो नीली आंखें, क्या होगा आकृति का जब उसको पता चलेगा कि उसके घर के सामने वही नीली आंखें, उसी को देखने के लिए, उसी को क्या आकृति इस चीज़ को समझ पाएगी कि अनाया उससे मोहब्बत करती है? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे स्टोरी के साथ और जुड़े हमारे चैनल इश्क बरसे। स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले पार्ट में।